Bismillahirrahmanirrahim. Electric circuits analog. We have pointed out the similarity between the equations resulting from Kirchhoff's laws of our electrical systems and the equations of motion of mechanical systems. तो अब तक हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम के जो इक्वेशंस है वो फाइंड कर चुके हैं। अब मज़ीद हम बढ़ते हैं कि क्या सिमिलरिटीज़ है बिटवीन दिस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम्स। तो इसके लिए इस कंपैरिजन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका जो है दैट इज व्हेन कंपेयर्ड विद मेश इक्वेशंस द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड ए सीरीज एनालॉग। जब हम मेश इक्वेशंस के साथ किसी मैकेनिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं सीरीज एनालॉग, और जब हम किसी नोडल इक्वेशंस के साथ यानी पैरेलल नेटवर्क के साथ किसी मैकेनिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो इसको कहते हैं पैरेलल एनालॉग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज एनालॉग। सीरीज एनालॉग के सिलसिले में आपको पता होगा कि इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर ये तीनों सीरीज में लगे होते हैं, तो इनकी जो एम्पीडेंसेस है इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो लीनियरली ऐड होंगे। LS प्लस R प्लस 1/CS इंटू पाई ऑफ S इक्वल टू E ऑफ S। तो ये एक सीरीज सर्किट बन जाती है। इसी तरह मैकेनिकल सिस्टम में हमारे पास मास, स्प्रिंग और विस्कस डैम्पर होता है, तो उनके एम्पीडेंसेस आपस में जब हम ऐड करते हैं और एक सरफेस से मल्टीप्लाई कर से तो दैट बिकम्स द अपोजिंग फोर्सेस, और ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट एंड करंट आर नॉट एनालॉगस। डिस्प्लेसमेंट और करंट आपस में एनालॉग नहीं होती है, इसलिए हमने क्या करना होता है, हमने वेलोसिटी इन दोनों की कंपैरिजन इस तरह नहीं करनी है, बल्कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद करंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो आगे चलते हैं। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम एक सरफेस के साथ S को मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी को S पे डिवाइड भी करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन का अब इसके साथ कंपैरिजन करना होगा। यहाँ पे I ऑफ S एनालॉगस है टू वेलोसिटी, करंट और वेलोसिटी आपस में एनालॉगस है, तो बाकी जो है अगर हम बाकी की कंपैरिजन कर लें तो यहाँ इंडक्टर और मास, रेजिस्टेंस और विस्कस फ्रिक्शन और इस तरह कैपेसिटर की जो एम्पीडेंस है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, तो ये एक सीरीज एनालॉग बन जाती है जिसको फिगर की सूरत में यहाँ दिखाया गया है ये। और जो ऊपर हमने बयान की, यहाँ पे मास इंडक्टर के साथ और विस्कस डैम्पर रेजिस्टर के साथ, स्प्रिंग कांस्टेंट कैपेसिटर बट 1/k फेरेड्स, जिस तरह यहाँ इन इक्वेशन से मालूम होता है। तो 1/C के बराबर होगा, तो K 1/C के बराबर है, तो K C जो है 1/K के बराबर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है, इसको आप खुद जाके देख लें। एक है हमारे पास पैरेलल एनालॉग। तो पैरेलल एनालॉग में ये होगा कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और पैरेलल में हमें पता है कि 1/, जो एम्पीडेंस होता है 1/, इक्विवेलेंट एम्पीडेंस ऑफ द सर्किट ZE, that is 1/, impedance of the resistor, 1/, impedance of the inductor, 1/, impedance of the capacitor। तो उनसे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब जब हम वोल्टेज को एम्पीडेंस पे डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, करंट।
अब इसको आगे जाके कंपेयर करते हैं इस सिस्टम के साथ। जब इस सिस्टम के साथ हम इनको कंपेयर करेंगे तो जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे मास जो है कैपेसिटर के साथ इसकी रिफ्लेक्शन होगी। अच्छा, ये बात याद रखें कि पैरेलल सर्किट में हमारे पास करंट डिवाइड होती है इनटू एट डिफरेंट नोड्स और वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट होती है क्रॉस ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी की हम कंपैरिजन कर रहे हैं वोल्टेज के साथ। पैरेलल एनालॉग में हम वेलोसिटी की वोल्टेज के साथ कंपैरिजन करते हैं और फोर्स की करंट के साथ करते हैं, जबकि सीरीज एनालॉग में वेलोसिटी की कंपैरिजन करंट से करते हैं और फोर्स की वोल्टेज के साथ करते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे CS +1 LS, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल ये इसको अगर हम देखें, ये MS + FE इसी इक्वेशन के साथ अगर उसकी कंपैरिजन कर दें तो MS किसके एनालॉगस आएगा, CS का। तो मतलब ये है कि मास कैपेसिटर के साथ एनालॉग है और इस तरह FE रेजिस्टर के साथ और K जो है इंडक्टर के साथ। तो हमारे पास ये एनालॉजीज आ जाएंगे इन केस ऑफ पैरेलल एनालॉग। तो इसी को जाकर यहाँ पे एग्जांपल में भी किया है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन लीनियरिटीज या लीनियराइजेशन की तरफ। सो नॉन लीनियरिटीज का मतलब ये होता है कि लीनियर बिहेवियर ना हो सिस्टम का। लीनियरली अगर हम इनपुट अप्लाई करते जाए तो सिस्टम का बिहेवियर लीनियर ना हो, वो कोई कर्व या फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एम्पलीफायर का केस देख लें, यहाँ पे एम्पलीफायर का केस, तो इनपुट हम दे रहे हैं, इस इनपुट का यहाँ तक जो कर्व है वो लीनियर है, फिर इसके बाद इसकी बिहेवियर चेंज हो जाती है। सो दिस बिकम द नॉन लीनियरिटी, इसके अंदर नॉन लीनियरिटी आ जाती है। इसी तरह मोटर का अगर हम डेड जोन देख लें तो ये जगह यहाँ तक हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं लेकिन मोटर की जो स्पीड होती है वो 0 होती है। तो यहाँ तक मोटर का डेड जोन होता है, इनपुट अप्लाई हो रहा है लेकिन आउटपुट 0 है। सो दिस इज नॉन लीनियर बिहेवियर। इसी तरह गियर का सिस्टम हमने पढ़ा था, वहाँ पे बैकलैश थी, इनपुट पे हम रोटेट कर रहे हैं पूरी को शाफ्ट को, लेकिन आउटपुट का जो शाफ्ट होता है वो रोटेट नहीं हो रहा। तो उसके अंदर जो थोड़ी सी मामूली सी स्मॉल रोटेशन होती है इनपुट पे, जबकि आउटपुट पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, दैट इज बैकलैश, और वो भी एक नॉन लीनियरिटी है सिस्टम के अंदर। तो इन नॉन लीनियरिटीज को हमने हटाना है और सिस्टम को लीनियर बनाना है। तो सबसे पहले लीनियर सिस्टम की क्या डिफिनीशन होगी? दिस इज द डिफिनीशन। A linear system possesses two properties, superposition and homogeneity। अब सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन ये है कि अगर हमारे पास एक इनपुट है R1 तो उसका आउटपुट होगा C1। इस तरह का हमारे पास दूसरा इनपुट है R2 तो उसका आउटपुट होगा C2। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इनपुट को आपस में ऐड करते हैं और उसका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं इस सिस्टम के ऊपर। तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा अगर दोनों आउटपुट के सम के बराबर रहा, सो दैट बिकम्स दी सुपरपोजिशन। तो ये सुपरपोजिशन ये फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है f of x इज इक्वल टू 0.5x। तो x हमारे पास इनपुट है और f of x इसका आउटपुट है। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इनपुट पे 1। जब हम x1 पुट करते हैं तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 से क्या आएगा 1/2, यानी 0.5 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इनपुट पे 2 अप्लाई कर दें,
दिस इनपुट, तो आउटपुट पे हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, सो 1 वैल्यू आ जाएगी। तो 1 के लिए वैल्यू 1/2 थी और 2 के लिए वैल्यू 1 है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इनपुट को यानी 1 और 2 को आपस में ऐड करते हैं। हमारे पास दो इनपुट थे, एक 1 था और दूसरी इनपुट 2 थी। अब दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 3 बन जाता है। जब 3 हम एज ए इनपुट देते हैं तो दोनों आउटपुट क्या थे, तो आउटपुट हमारे पास एक 1 थी और दूसरी 1.5। तो आउटपुट अगर हम ऐड करते सो दैट बिकम्स 1.5। सो 3 अगर हम अप्लाई करते एज ए इनपुट और मल्टीप्लाई करते 0.5 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं, 1.5 आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों इनपुट हम सेपरेटली अप्लाई कर दें तो उससे दो हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं। अब इन्हीं इनपुट्स को अगर हम ऐड कर दें और सिस्टम पे अप्लाई कर दें तो जो आउटपुट आ रहा है दैट इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू आउटपुट। तो हमारे पास जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो फुलफिल वेरीफाई हो जाती है। और दूसरी हम होमोजेनिटी टेस्ट करते हैं। होमोजेनिटी टेस्ट करने के लिए ये द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनिटी डिस्क्राइब्स द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इनपुट बाय इट्स स्केलर। इनपुट को हम स्केलर से, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनपुट है R1 ऑफ t जिसका आउटपुट है C1 ऑफ t। अब हम क्या करते हैं, इस इनपुट को a से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आउटपुट पे हमारे पास a इंटू प्रीवियस आउटपुट आ रही है सो दैट इज दी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अब हम इस एग्जांपल के ऊपर इसी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर टू टेस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनिटी एज्यूम एन इनपुट ऑफ 2। इनपुट हम 2 अप्लाई करते हैं। सो 2 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें दैट बिकम्स 1, तो हमारे पास आउटपुट 1 हो जाती है। अब हम क्या करते हैं कि इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनपुट हमारे पास 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 बन जाएगी। अब इनपुट पे 4 आएगी, आउटपुट क्या थी, 1 थी। अब 4 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास 2 आएगी। अब 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी वैलिड है। सो दैट सिस्टम बिकम्स लीनियर, जिसमें हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हो, सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी। तो यहाँ पे नॉन लीनियरिटीज की ये फिजिकल एग्जांपल्स थे, फिजिकल सिस्टम के एग्जांपल। यहाँ एम्पलीफायर जब सैचुरेशन में चला जाता है तो दैट बिकम्स नॉन लीनियर। इस तरह मोटर का जो डेड जोन होता है वो भी नॉन लीनियर है। और इसी तरह बैकलैशिंग गियर्स भी एक नॉन लीनियर सिस्टम होता है। अब अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर कोई कंपोनेंट हो जो कि नॉन लीनियर हो तो उसको हमने लीनियराइज करना है। सो लीनियराइजेशन के लिए हमारे पास चंद प्रोसेस हैं। सबसे पहले ये है कि रिकॉग्नाइज द नॉन लीनियर कंपोनेंट। किसी इक्वेशन, किसी एक्सप्रेशन के अंदर नॉन लीनियर कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। फिर उसके बाद नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। फिर उसके बाद जो नॉन लीनियर पार्ट होता है उसको लीनियराइज करना है फॉर स्मॉल सिग्नल इनपुट्स, मीन्स के बहुत स्मॉल वैल्यूज ऑफ द इनपुट के लिए इसको हमने लीनियराइज करना है। मतलब ये कि जिस पॉइंट के ऊपर ये ऑपरेट होता है बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर मामूली सा इनपुट में स्मॉल चेंज आएगी तो उसी स्मॉल चेंज के लिए हमने इसको लीनियराइज करना है। फिर लास्ट में टेक दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दी लीनियराइज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब कंप्लीट इक्वेशन लीनियर बन जाएगी तो उसके बाद हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है। ये एक सिस्टम है, ये कोई एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज है और ये इस तरह स्पीड है और ये एक चीज इसकी एक्चुअल कर्व है ये। अब ये सिस्टम है ये जो ऑपरेट होता है पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर ये ऑपरेट, फॉर एग्जांपल ये 1800 RPM के ऊपर चलता है ये सिस्टम, ये मोटर, फैन वगैरह जो भी है।
तो बाकी जो 1000 आरपीएम है, 900 आरपीएम है, 800 आरपीएम है, उसको हम छोड़ते हैं। 1800 आरपीएम के ऊपर हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो इसी के ऊपर हमने इसको जाके लीनियराइज करना है। तो जिस पॉइंट के ऊपर हम लीनियराइज करते हैं उसको पॉइंट बोलते हैं लेट सपोज x नॉट, और इसका जो रिस्पेक्टिव आउटपुट होगा दैट वुड बी f ऑफ x नॉट। अब हम क्या करते हैं कि मामूली सा यहाँ पर मामूली सा इस पॉइंट से हट के और इसी तरह यहाँ, तो इसी रेंज के अंदर, बहुत स्मॉल रेंज के अंदर हमने इसको लीनियराइज करना है। तो x नॉट से मामूली सा फासले के ऊपर चलते हैं, सो दैट वुड बिकम सिग्मा ऑफ x, यानी x के अंदर कोई स्मॉल चेंज जिसको हम ये बोलते हैं सिग्मा ऑफ x, और इसका जो रिजल्ट होगा आउटपुट पे वो सिग्मा इंटू एफ ऑफ x होगा। तो आउटपुट में जो चेंज थी हमारे पास f ऑफ x नॉट थी, चला गया f ऑफ x के ऊपर, सो दैट वुड बी दी चेंज, ये आउटपुट के अंदर चेंज होगी फॉर गिवन चेंज इन द इनपुट। गिवन चेंज इन द इनपुट क्या थी, x नॉट के ऊपर थी, हम इसको चेक करते हैं x के ऊपर। ये पॉइंट दूर दिखाया गया है देखने में आसानी के लिए, असल में ये बहुत ही नज़दीक है, एक के बहुत ही करीब है। सो व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला ये है कि चेंज इन द आउटपुट इज इक्वल टू, अब हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होगी, सो दैट इज गिवन चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, ये लाइन का स्लोप है विच इज MA, एंड दिस इज चेंज, और इसके साथ एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसको कंसीडर किया है कि ये सेंटर में से गुजर रही है तो इसलिए वो 0 है, जिसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, MA रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो इस पॉइंट को मिल रही है, इस पॉइंट के साथ मिल रही है। सो MA x माइनस x नॉट यहाँ पे, नाउ दिस स्मॉल चेंज, इस आउटपुट में चेंज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा इंटू एफ ऑफ x, और जो इनपुट में चेंज है x माइनस x नॉट वो रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x के साथ। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, एफ ऑफ एक्स को अपनी जगह छोड़ दे, एफ ऑफ एक्स नॉट को राइट साइड पे ले जाए तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाए इंटू MA x माइनस x नॉट, तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस MA सिग्मा ऑफ x। तो हमारे पास आफ्टर चेंज जो फंक्शन आएगी विच वुड बी द लीनियराइज्ड फंक्शन, वो कुछ ये होगी। सो एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस MA इंटू सिग्मा ऑफ x। तो नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर इसको चेक करते हैं। अच्छा, लीनियराइज दिस, चूंकि हमें पता है कि कोसाइन फंक्शन एक नॉन लीनियर फंक्शन है, इसको हमने लीनियराइज करना है। तो लीनियराइजेशन के लिए हमें पता था कि किसी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर हमने सिस्टम को, जो कि ये है, किसी ख़ास एक पॉइंट के ऊपर हमने इसको लीनियराइज करना है जिस पॉइंट के ऊपर इसकी ऑपरेशन हो। फॉर एग्जांपल मोटर की मिसाल हमने ली थी कि 1800 आरपीएम के ऊपर हम इसको चलाते हैं, तो लीनियराइजेशन स्पीड क्या होगी, 1800 आरपीएम। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 cos ऑफ एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो 90 डिग्री के ऊपर हमने इस फंक्शन को जाके लीनियराइज करना है। तो लीनियराइजेशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पे फंक्शन इज इक्वल टू, ये फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, फिर इसकी डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर, मल्टीप्लाई बाई सिग्मा ऑफ एक्स। तो
तो वैल्यूज पुट करने के बाद 5 cos पाई बाई 2 वो 0 के बराबर है, इसकी वैल्यू एट एक्स नॉट वो 0 आ गई। अब इसकी डेरिवेटिव -5 के बराबर है और सिग्मा ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स नॉट वो 0 थी, इसको डी प्लस डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी डेरिवेटिव -5 आर इंटू सिग्मा ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर आ गई -5 इंटू सिग्मा ऑफ एक्स। इस तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इसमें हमारे पास जो नॉन लीनियर पोर्शन है ये वही cos ऑफ x है और इसको लीनियराइज करना है 8 पाई बाई 4, तो वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, दैट फंक्शन वुड बी इक्वल टू यहाँ पर सो एफ ऑफ एक्स, इसको हम लीनियराइज फंक्शन बोलते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू cos पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये इसकी डेरिवेटिव है, cos पाई बाई 4 की डेरिवेटिव माइनस साइन पाई बाई 4 है और इसी को हमने मल्टीप्लाई किया है सिग्मा ऑफ एक्स के साथ, तो cos पाई बाई 4 अंडर रूट 2/2 और माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस अंडर रूट 2/2 और सिग्मा ऑफ एक्स, तो यही वैल्यू पुट करना है इसी इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास x रिप्लेस हो जाएगा बाई सिग्मा ऑफ x, तो ये वही वैल्यूज हैं। अब cos की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, ये वैल्यूज, सो दैट बिकम्स दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसके बाद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करनी है, तो इसी पॉइंट के ऊपर चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाती है।